हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी का अगला चैप्टर क्या मतलब टॉपिक नागरिकता। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है। भारत में कैसे नागरिकता है? एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में कैसी दोहरी नागरिकता है। वहाँ पे राज्यों की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की नागरिकता अलग से ली जाती है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हो और कितने प्रकार से छोड़ सकते हो। तो भारतीय नागरिकता जो है वो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, अर्जित भूमि के समावेशन के द्वारा। भारतीय नागरिकता का लोग अब यह है कि कैसे छोड़ी जा सकती है, तो 3 प्रकार से होता है। इसमें आप 5 प्रकार से ले सकते हो और 3 प्रकार से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से। अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो सीधी सी बात है, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता त्यागने पर। तथा तीसरा है सरकार द्वारा वंचित करने पर। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से, अब इसमें आर्टिकल जो है वो अलग अलग कभी कभार पूछते हैं कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्योंकि 11 तक जो 5 से 11 है वो नागरिकता दे रखी है। तो 6 में क्या है? 6 में पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं, आव्रजन किए हैं, उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में अधिकार दे रखा है। अनुच्छेद 7 में क्या है? 7 में जो भारत से पाकिस्तान गए हैं उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 9 में क्या है? अनुच्छेद 9 में दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिक हो जाता है तो उसे भारतीय नागरिकता, उसकी जो नागरिकता होती है वो स्वतः समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 9 में है कि अगर आप कहीं और विदेश में रह रहे हो तो 8वीं है। अगर आपने 9 का मतलब ये है कि आप कहीं और रह रहे हो और आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो आपकी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। 10 में है। ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 9, प्रवासी के रूप में रहने वाले भारतीय व्यक्तियों के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष तक निवास करना अनिवार्य है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा कि अगर प्रवासी के रूप में, अगर मान लो कोई प्रवासी भारत आता है और उसको रहना है तो कितने वर्षों के लिए उसको यहाँ रहना पड़ेगा, तब उसको नागरिकता मिलेगी 10 वर्षों के लिए। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय व्यक्ति के मूल को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। कौन करता है? संसद। कोई भी अगर कानून बनाएगा नागरिकता के ऊपर तो वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी हमारी। ठीक है। वर्ष 2005 में नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई है, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देश के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। सिर्फ किसको छोड़कर? पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर बाकी लोग अगर पंजीकृत करते हैं तो उनको मतलब अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है। कब से? 10 जनवरी 2020 से। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। कहाँ के करता है? अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के प्रावधान करता है। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्हें 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया। फिर यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। मतलब जो नियम बनाए गए हैं नागरिकता संबंधित, ये इन 6ठी अनुसूची जो है इन पे लागू नहीं होता। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। ठीक है। जो बंगाल के जो ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत जो इनर लाइन परमिट होता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश वगैरह में आपको जाने के लिए कुछ स्थानों पर इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। उसका कारण ये क्योंकि वहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं। ट्राइब्स को किसी भी प्रकार के कल्चरल हो, सोसाइटी हो या फिर इकोनॉमिकल किसी भी तरीके से उनको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो आपको एक टाइम लिमिट के लिए एक इनर लाइन परमिट दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, हम लोग 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स देखते जाएंगे। पहले आप सिर्फ एक बार घटना चक्र की जो समरी है इसको आप समझ लीजिए, फिर हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 कराते रहेंगे। ठीक है।
अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी मौलिक अधिकार का चैप्टर थोड़ा सा स्किप किया है, क्योंकि मैं उसको आपको लक्ष्मीकांत की बुक से ही पूरा पढ़ाऊँगी, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम प्री हो या मेंस हो, क्वेश्चन अगर मौलिक अधिकार और DPSP से आते हैं तो थोड़ा डीपली पूछते हैं। तो इसके लिए लक्ष्मीकांत जो है वो बेस्ट बुक है, तो मैं उसी से ही उसका रेफरेंस लेके आपको कंप्लीट कराऊंगी और विद अपने नोट्स के साथ में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 36 से 51 के तहत सभी को पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। हम लोगों ने पहले पीछे पढ़ा था कि मूल जो हम लोगों का संविधान है वो हम लोगों ने स्रोत कहीं से लिए हैं। बहुत सारे देश हैं जहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेके, ठीक है, उसको और 1935 के एक्ट्स के को लेने के बाद में एक अपना पूरा संविधान बनाया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसके मुख्य पक्ष हैं, नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालय द्वारा लागू नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात है, क्वेश्चन आता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू होते हैं या नहीं, तो वो दिया कि इन्फोर्सेबल नहीं है। तथापि इनके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत हैं। राज्य का कर्तव्य है कि इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करें। अनुच्छेद 38 के अनुसार, ठीक है, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी प्रभाव उपलब्ध हो। ये सारी चीज़ें 39 का है। ये सब देखो, जहाँ पर भी कोई भी आर्टिकल में का खागा इस तरीके से जुड़ा होता है, तो आप ये मान लीजिए कि उसमें किसी भी तरीके का एक अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, इसीलिए उस आर्टिकल में ये चीज़ फर्दर जोड़ी गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 39 हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होगा, स्त्री और पुरुष को समान आजीविका की बात की गई है। 39 काम में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की है। अनुच्छेद 40 किसके लिए है, ग्राम पंचायतों के लिए है। 41 किसके लिए, 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 किसके लिए, राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 जो है वो जो 43 है वो किसके लिए है, वो कामगारों के लिए, मजदूरी, कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने के लिए, मतलब विशेष रूप से मनरेगा। फिर 43 का है, इसके अनुसार उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 44 हम लोगों को पता है, समान सिविल संहिता अभी तक एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो कॉमन सिविल कोड है वो कहाँ लागू है, गोवा में, और उसको भी अभी बहुत विवाद, मतलब एक तरीके से ये मुद्दा चल रहा है कि वो लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए। चलिए आप लोग भी अपनी राय दीजिए कि कॉमन सिविल कोड भारत में लागू होना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों आप लोगों को बुलेट पॉइंट में बताने हैं। ठीक है, बताइए आप लोग भी। फिर है अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य जो दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक सहायता में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 किसके लिए है, ये लोगों के पोषक स्तर को ऊंचा करने, फिर है आर्टिकल 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और दिया गया पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल हैं, इसमें देखिए आप सीधी सी बात है, इसको एक बुलेट पॉइंट में बना लीजिए। 36 से लेकर 51 तक आप छोटा छोटा लिख लीजिए कि 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में क्या है, 39 में क्या है, और उसको अपनी कॉपी या डेस्क पे एक बार चिपका के आप डेली देखते रहेंगे तो इस तरीके से वो याद हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पे मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या होता है। ये क्वेश्चन मेंस में भी आता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किया गया है, जबकि निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान के स्रोत हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान के स्रोत हैं। मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति जो है वो नकारात्मक है और नीति निर्देशक तत्व जो है उनकी प्रवृत्ति जो है वो सकारात्मक है।
ये मौलिक अधिकार जो ये बाध्य हो गए हैं, इनके उल्लंघन न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है। फिर नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, ये गैर बाध्य योग हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि मौलिक अधिकार का मतलब होता है आपके कुछ अधिकार हैं तो आप उसके लिए न्यायालय जा सकते हो, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किस चीज़ पे हैं, वो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए किसी को रोज़गार नहीं मिला, आप उसके लिए कोर्ट चले जाते हैं, तो सरकार जो है वो अपनी सुविधा अनुसार ही तो काम करेगी ना, जितना उसके पास फंड होगा, जितना रेवेन्यू होगा। अगर सारे लोग इस तरीके से कोर्ट जाने लगेंगे तो फिर वो सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए डीपीएसपी जो है कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए डीपीएसपी का प्रावधान किया गया था, इसलिए वो उसके तहत आप कभी भी मतलब जो है न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकते। कानूनी रूप से मान्य है कौन से मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व जो है वो नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता है, वो कानूनी रूप से मान्य है, वो नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है। मौलिक अधिकार लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, जबकि नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन, नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए है। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हैं, और नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये मेंस में आता है, आप लोग इसको थोड़ा सा देखते रहिए, क्योंकि जब प्री देंगे तो सीधी सी बात है मेंस भी आपको देना ही पड़ेगा। चलिए आगे इसी तरीके से हमारी जो सीरीज़ है वो चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।